दोस्तों कुछ फिल्में ऐसी होती है जिन्हें देखकर लगता है भाई ये कहानी लिखी नहीं गई है, सीधा जिंदगी से उठाकर बस स्क्रीन पर रख दी गई है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, जहां दो दोस्तों का सपना सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि इज्जत से जीना है। लेकिन जिंदगी हर किसी को उसका सपना इतनी आसानी से भी नहीं देती। इस मूवी को क्रिटिकली काफी पसंद किया गया और जिसने भी इसे देखा है यार उसकी आंखें जरूर नम हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये कहानी डिजर्व करती है। मूवी की शुरुआत होती है दो जिगरी दोस्तों से। पहला है मोहम्मद शोहेब अली जो एक मुस्लिम परिवार से है और दूसरा है चंदन कुमार जो एक दलित यानी वाल्मीकि परिवार से है। दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग है लेकिन ड्रीम एक ही है, किसी भी तरह सरकारी नौकरी लग जाए। शोहेब को हर जगह उसके मजहब की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि चंदन के लिए ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की इज्जत से जुड़ी हुई चीज है। इस उम्मीद के साथ दोनों कांस्टेबल भर्ती का एक एग्जाम देने निकलते हैं और पहुंचते हैं मापुर रेलवे स्टेशन। लेकिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही चंदन की नजर वहां बैठे हजारों लड़कों पर पड़ती है। इतनी बड़ी भीड़ देखकर चंदन का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। उसे लगने लगता है कि इतने लोगों के बीच उसका नंबर आना थोड़ा मुश्किल है। वो वापस जाने का मन बना लेता है, लेकिन शोहेब उसे समझाता है कि इस वक्त उनकी पहचान उनका नाम, जात या मजहब नहीं है बल्कि वो वर्दी है जिसे पहनने के बाद लोग इंसान का बैकग्राउंड नहीं बल्कि उसका रुतबा देखते हैं। बस यही बात चंदन के दिमाग में बैठ जाती है। उधर शोहेब टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर की तरफ निकल जाता है। चंदन भीड़ में जैसे तैसे अपने लिए जगह बनाकर बैठ जाता है। उसके ठीक सामने एक लड़की बैठी होती है, सुधा भारती, जो कि खुद वाल्मीकि परिवार से है और देखने से ही काफी इंटेलिजेंट लगती है। तभी शोएब वहां आ जाता है और बिना झिझक अपना नाम बता देता है, लेकिन चंदन अपना नाम बताते हुए थोड़ा सा रुक जाता है। शायद उसे डर होता है कि कहीं उसका नाम सुनते ही लोग उससे दूरी न बना लें। तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहाँ ऐसी भगदड़ मच जाती है कि लोग फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने की बजाय बल्कि सीधा रेलवे ट्रैक पार करके भागने लगते हैं। किसी तरह तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और तभी चंदन हंसते हुए कहता है कि ये एग्जाम कम और जंग ज्यादा लग रही है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है। एग्जाम दिए हुए पूरा एक साल बीत चुका होता है लेकिन रिजल्ट का अब तक कोई अता पता नहीं होता। परेशान होकर चंदन बार बार फोन करके रिजल्ट के बारे में पूछता है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। सबसे पहले देखते हैं चंदन का घर। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन वैशाली है। उनका घर इतना गरीब है कि उसे पक्का मकान कहना भी मुश्किल है। चंदन की माँ दिहाड़ी मजदूरी करती है। पूरा दिन बिना जूते चप्पल के काम करने की वजह से उनके पैरों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि तलवों में गहरी दरारें और घाव पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ शोहेब पहुंचता है एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर के पास, जिसके साथ कभी उसके अब्बू खेती किया करते थे। शोहेब को उम्मीद होती है कि शायद उन्हें भर्ती के रिजल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन ऑफिसर उसे समझाता है कि इस भर्ती में करीब 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, जबकि सीटें सिर्फ 3500 है। इतने तगड़े कंपटीशन में रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त तो लगना कोई हैरानी की बात नहीं है। इसके बाद वो शोहेब को सलाह देता है कि यहाँ बेवजह इंतजार करने से बेहतर है वो अपने अब्बू की बात मानकर दुबई चला जाए। वहाँ अच्छी कमाई भी होगी और जिंदगी भी वेल सेट हो जाएगी। लेकिन शोहेब की सोच थोड़ी अलग है। उसका मानना है कि अगर लाइफ में कुछ बदलना है तो अपने ही देश में रहकर बदलना चाहिए, किसी दूसरे देश में जाकर नहीं। घर लौटने पर उसकी मुलाकात अपने पापा हारून नवाज से होती है। उम्र और मेहनत की वजह से उनके घुटने अब जवाब देने लगे हैं, इसलिए शोहेब उनकी रोज एक्सरसाइज करवाता है। लेकिन हारून को ये सब पसंद नहीं आता। वो उल्टा शोहेब पर ही नाराज हो जाते हैं। उनके हिसाब से शोहेब यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। उसे कब का दुबई निकल जाना चाहिए था। हालांकि शोहेब इस बात पर कोई बहस नहीं करता। वो चुपचाप उनकी बात सुनता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद शोहेब अपनी नई नौकरी के लिए तैयार हो रहा होता है। आज उसका पहला दिन है। उधर चंदन भी एक अच्छे दोस्त की तरह सुबह सुबह उसके लिए प्रेस किए हुए कपड़े लेकर पहुंच जाता है। घर से निकलने से पहले शोहेब की नजर दीवार पर टंगे एक पुलिस कैप पर पड़ती है। वो कैप उसे हर रोज याद दिलाती है कि उसका असली सपना अभी भी पुलिस की वर्दी पहनना ही है। फिलहाल घर चलाने के लिए शोहेब को एक वाटर प्यूरिफाई कंपनी में चपरासी की नौकरी मिल जाती है, लेकिन पहले ही दिन उसे एहसास हो जाता है कि ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला। जब वो अपने सीनियर को पानी देने जाता है तो सीनियर उसे पानी लेने से भी मना कर देता है क्योंकि वो मुस्लिम है। इसके बाद वो सिर्फ शोहेब का ही नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा तक का आधार कार्ड और आईडी प्रूफ मांगने लगता है। बाकी वजह तो आपको पता ही है जो आजकल इन दिनों चल रहा है। हालांकि ऑफिस में बाकी किसी एम्प्लॉय से ऐसी कोई डिटेल नहीं मांगी जाती। ये फर्क सिर्फ और सिर्फ शोहेब के साथ होता है। उसी रात शोहेब ऑफिस में हुई सारी बातें अपने घर वालों को बताता है। ये सुनते ही उसके अब्बू का गुस्सा फूट पड़ता है। उनका बस एक ही सवाल होता है, अगर बाकी किसी से उनके घर वालों ने आधार कार्ड नहीं मांगे गए तो सिर्फ शोहेब से ही क्यों? और ये वजह वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन शोहेब फिर भी कुछ नहीं कहता।
वो ये बात यहीं पर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद वो चंदन से मिलने नहर किनारे पहुंचता है और यही उनका असली अड्डा है जहाँ ये दोनों अक्सर मिलते हैं। चंदन उसे देखते ही समझ जाता है कि शोएब इस वक्त घर और ऑफिस दोनों जगह की टेंशन लेकर घूम रहा है। वो उसे समझाता है कि फिलहाल अपने अब्बू की बात सुन ले, बस तब तक जब तक कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट नहीं आ जाता। अगले दिन चंदन चिराग प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट ऑफिस पहुंच जाता है। काफी झिझकते हुए वो एक बाबू से पूछता है कि पिछले साल वाली भर्ती का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इस बार भर्ती के रिजल्ट फिलहाल रोक दिए गए हैं। ये सुनकर चंदन पूरी तरह मायूस हो जाता है। तभी कर्मचारी उससे उसका नाम पूछता है। चंदन एक पल के लिए रुक जाता है। अपना पूरा नाम बताते हुए उसे फिर से वही पुराना डर महसूस होता है। वो बाबू उसके हाव भाव देखकर समझ जाता है कि वो दलित परिवार से है, लेकिन चंदन झट से झूठ बोल देता है कि वो कायस्थ परिवार से है, क्योंकि कहीं न कहीं वो एम्प्लॉय भी जनरल कैटेगरी का है। तो उसकी नफरत चंदन के लिए बाहर आने लगती है। चंदन के जाते जाते वही कर्मचारी उस पर ताना भी मार देता है कि सरकारी नौकरियां तो वैसे भी रिजर्वेशन वालों के हिस्से में चली ही जाती है, बाकी लोगों के लिए तो जो बचता है बस वही मिलता है। कुछ घंटों बाद चंदन और शोहेब फिर उसी जगह मिलते हैं, अपने अड्डे पर। यही दोनों के बीच एक ऐसी बात निकलती है जो चंदन के मन में सालों से दबकर बैठी हुई थी। शोहेब को समझ नहीं आता कि चंदन हर बार अपना नाम बताने से क्यों कतराता है, लेकिन चंदन के अंदर का डर कुछ और ही है। उसे लगता है कि अगर किसी दिन वो पुलिस में भर्ती हो भी गया तब भी लोग उसकी जात से ही उसे पहचानेंगे। उसे डर है कि वर्दी पहनने के बाद भी कहीं उसे झाड़ू पोछा या फर्श साफ करवाने का काम तो नहीं करवाया जाएगा। यही वजह है कि जब भी कोई फॉर्म भरता है जाति वाले कॉलम को जानबूझकर खाली छोड़ देता है। उसे लगता है कि अपनी पहचान छुपा लेना ही सबसे सेफ रास्ता है। इसी बीच चंदन की मुलाकात फिर से सुधा से होती है। इस बार भी वो उसे यही कहता है कि अब तो पूरा नाम बताते हुए भी शर्म आने लगी है, लेकिन सुधा उसे बिल्कुल अलग नजरिए से समझाती है। वो कहती है कि अगर तुम उसी समाज से आते हो तो उससे भागो मत, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारी पहचान नहीं तुम्हारी कामयाबी को याद रखें। सुधा की यही बातें चंदन पर असर कर जाती है। वो उसे आगे पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करती है। कुछ वक्त बाद चंदन उसी कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंच जाता है जहाँ सुधा अपनी पढ़ाई करती है, लेकिन यहाँ भी उसकी सोच नहीं बदलती। एडमिशन फॉर्म भरते वक्त वो अपनी असली कैटेगरी की जगह फिर से जर्नल ही सिलेक्ट करता है। उधर दूसरी तरफ चंदन की बहन वैशाली, जो स्कूल में पूरा दिन छोटे छोटे बच्चों की देखभाल से लेकर बाथरूम साफ तक करने का काम करती है, उसकी माँ ये सब अपनी आंखों से देखती है। बाद में जब वैशाली कहती है कि अब चंदन को भी कोई नौकरी कर लेनी चाहिए तो उसकी माँ साफ मना कर देती है। उनके लिए इस वक्त सबसे जरूरी बस एक ही चीज है कि चंदन की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उन्हें इस समय चंदन पर ही भरोसा है कि वो पढ़ लिखकर जब नौकरी करेगा तो उन्हें गरीबी के दलदल से और इस कैटेगरी से बाहर निकालेगा। उधर शोहेब अपने सीनियर्स के साथ एक घर में जाता है जहाँ उन्हें वाटर प्यूरिफायर बेचना होता है, लेकिन काफी देर समझाने के बाद भी सेल्समैन उस कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाता। तभी शोहेब की नजर घर में रखी दवाइयों पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि घर में कोई न कोई अक्सर बीमार रहता होगा। फिर वो बड़े ही आराम से कस्टमर को समझाता है कि गंदा पानी कई बीमारियों की वजह बनता है और अगर पानी साफ मिलेगा तो एग्जैक्टली कम से कम परेशानियों से तो बचा जा सकता है। उसकी बातें सीधे कस्टमर के दिमाग में बैठ जाती है और आखिरकार वो फिल्टर खरीद लेता है। शोहेब को लगता है कि शायद उसका सीनियर उसे बीच में बोलने के लिए डांटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सीनियर बड़े आराम से उससे कहता है कि बीच में बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे अंदर एक अच्छा सेल्समैन बनने की काबिलियत जरूर है। इस पर शोहेब हल्की सी मुस्कान के साथ बताता है कि उसका सपना सेल्समैन बनना नहीं, उसने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का एग्जाम दिया है और फिलहाल उसी के रिजल्ट का इंतजार में है। ये सुनकर सीनियर नाराज होने की बजाय बहुत खुश होता है। उसे अच्छा लगता है कि शोहेब के अंदर जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा अभी भी जिंदा है। अगले दिन शोहेब चंदन को कॉलेज छोड़ने उसके घर आता है। रास्ते में वो एक बार फिर से चंदन को समझाता है कि जब तक पुलिस भर्ती का रिजल्ट नहीं आता तब तक पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करने की बजाय कोई छोटी मोटी नौकरी भी कर सकता है, कम से कम घर का थोड़ा बोझ तो हल्का होगा। लेकिन चंदन बस इतना कहता है कि उसने सब सोच रखा है। वैसे अब तक इतना तो साफ हो चुका है कि चंदन ने कॉलेज में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए नहीं लिया, उसके पीछे अभी भी सुधा एक बड़ी वजह है। कॉलेज पहुंचते ही चंदन अपनी पहली क्लास अटेंड करता है, लेकिन पहले दिन ही उसके पास एक भी किताब नहीं होती। क्लास खत्म होने के बाद वो बुक स्टोर पर जाता है, लेकिन जैसे ही किताबों की कीमत देखता है चुपचाप उन्हें वापस रख देता है, क्योंकि फिलहाल उसके लिए किताबों से पहले घर की जरूरतें ज्यादा बड़ी हैं। अगले दिन सुधा ये बात समझ जाती है कि वो अपने फर्स्ट ईयर की सारी किताबें लाकर चंदन को दे देती है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। चंदन की इंग्लिश भी कुछ खास नहीं होती, इसीलिए वो हर वक्त अपने साथ एक छोटी सी डिक्शनरी रखता है। कोई भी नया शब्द मिलता है तो सबसे पहले उसका मतलब देखता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। पढ़ाई के बहाने चंदन और सुधा साथ में ज्यादा समय बिताने लगते हैं। चंदन अब अक्सर सुधा के घर जाकर पढ़ाई किया करता है। रोज की ये मुलाकातें कब दोस्ती से आगे बढ़ गई दोनों को खुद भी पता नहीं चला, और देखते ही देखते दोनों में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और ईद के दिन जब चंदन शोहेब के घर पर ईद की दावत खा रहा होता है तभी चंदन के
फोन पर एक मैसेज आता है, आखिरकार पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है। बस फिर क्या था, चंदन और शोहेब बिना एक सेकंड गवाए सीधा साइबर कैफे की तरफ भागते हैं। दोनों की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। एक तरफ चंदन को डर था कि इतने लंबे इंतजार के बाद कहीं सपना टूट ना जाए। काफी देर तक वेबसाइट खुलने का इंतजार करने के बाद आखिरकार चंदन का रिजल्ट सामने आता है। शोहेब सबसे पहले स्क्रीन देखता है और अगले ही पल खुशी से चिल्ला उठता है। चंदन कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम क्लियर कर चुका था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती, क्योंकि अब बारी शोहेब की रिजल्ट की होती है। दोनों बड़ी उम्मीद से उसका रिजल्ट चेक करते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। शोहेब का सिलेक्शन होता ही नहीं। एक ही पल में एक दोस्त का सपना पूरा हो जाता है, जबकि दूसरे का सपना फिर से अधूरा रह जाता है। कुछ देर बाद चंदन अपने घर पहुंच जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपनी माँ को गोद में उठाकर पूरे घर में खुशियां मनाने लगता है। इसी बीच उसकी बहन वैशाली मजाक में पूछती है कि अब कॉलेज का क्या होगा। इस पर चंदन हंसते हुए कहता है कि अब कॉलेज की क्या जरूरत है, अब उसका सपना सिर्फ एक ही है, खाकी वर्दी पहनकर पुलिस थाने में ड्यूटी करना। वहीं दूसरी तरफ शोहेब बिल्कुल टूटा हुआ सा घर लौटता है। उसके चेहरे को देखते उसके माँ बाप समझ जाते हैं कि बात वैसी नहीं है जैसी उन्होंने सोची थी। शोहेब बस इतना कह पाता है कि चंदन का सिलेक्शन हो चुका है। घर में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे ईद की खुशियां मायूसी में बदल जाती हैं। अगले दिन शोहेब मन मारकर अपनी नौकरी पे पहुंच जाता है। दिल तो कहीं और ही अटका होता है, लेकिन मजबूरी में वही रोज का काम करना पड़ता है। तभी चंदन का फोन आता है। वो सिर्फ अपने दोस्त का हाल पूछना चाहता था, उसकी तकलीफ बांटना चाहता था, लेकिन इस वक्त शोहेब खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए बिना कुछ बोले गुस्से में उसका फोन काट देता है। कुछ घंटों बाद शोहेब अपने अब्बू हारून नवाज को लेकर अस्पताल पहुंचता है। चेकअप के बाद डॉक्टर साफ कहते हैं कि उनके घुटने अब काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब ना वो पहले की तरह मेहनत वाला काम कर सकते हैं और ना ही ठीक से चल फिर सकते हैं। शोएब फौरन इलाज का रास्ता पूछता है। डॉक्टर बताती है कि ऑपरेशन से दिक्कत ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए करीब 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर चाहे तो हेल्थ लोन भी मिल सकता है। लेकिन इतना सुनते ही हारून नवाज एकदम पीछे हट जाता है। उनके लिए इलाज से बड़ी चिंता पैसों की होती है। वो साफ मना कर देते हैं और फिर उनकी बातें साफ महसूस होती है कि कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को ही ताना मार रहे हैं कि अगर शोएब उनकी बात मानकर दुबई चला गया होता तो आज शायद इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगले दिन शोएब अपने सीनियर के कैबिन में जाता है। उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर हो सके तो उसे सेल्स की जॉब दे दी जाए। सीनियर भी उसकी मेहनत और ईमानदारी जानते थे, इसीलिए उसे सीधा अपने बॉस के पास लेकर जाता है। लेकिन वहाँ जाकर शोएब को एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगती है। बॉस साफ कह देता है कि सेल्स की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है और शोएब ने अभी तक ग्रेजुएशन पूरी नहीं की थी, इसलिए चाहकर भी वो उसे प्रमोशन नहीं दे सकते। एक तरफ पुलिस की नौकरी हाथ से निकल चुकी थी और दूसरी तरफ अब ये मौका भी। उधर उसी रात चंदन शोएब को फोन करके मिलने बुलाता है। कहता है कि उसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन जिस मुलाकात से दोनों के बीच दूरियां कम होनी चाहिए थी वही बात उल्टी पड़ जाती है। बातों बातों में दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पहले माहौल थोड़ा गर्म होता है, फिर चंदन गुस्से में ऐसी बात बोल देता है जो उसे बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। बात सीधे इज्जत और औकात तक पहुंच जाती है। बस यही वो पल था जब शोएब अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में चंदन को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। जाते जाते वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि आज के बाद चंदन उसे अपनी शक्ल भी ना दिखाए। हाँ, ये सच है कि कहीं ना कहीं शोएब को चंदन की कामयाबी चुभ रही थी, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये था कि वो अपने दोस्त से नफरत नहीं करता था। देखते ही देखते चंदन की पुलिस की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उधर शोएब की जिंदगी भी अपनी रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन उसके अब्बू हारून नवाज की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें दर्द में देखकर शोएब अंदर ही अंदर टूट रहा था। आखिरकार वो एक रात चुपके से अपने ऑफिस पहुंचता और वहां से 4 वाटर प्यूरिफायर उठाकर निकल जाता है। अगले दिन ऑफिस में हड़कंप मच जाती है। सबको लगता है कि शोएब ने कंपनी का सामान लेकर फरार हो गया, लेकिन तभी शोएब खुद ऑफिस आ जाता है और सबको बताता है कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि रात भर मेहनत करके 4 फिल्टर यूनिट बेच दी। इतना ही नहीं, वो 4 और नए ऑर्डर भी बुक करके आया है, यानी एक ही दिन में कुल 8 यूनिट सेल की है। ये सुनते ही उसका बॉस हैरान रह जाता है और खुश भी, क्योंकि कंपनी के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी सेल थी। उसी दिन बॉस फैसला करता है कि अब शोएब को सिर्फ चपरासी बनाकर रखना बेवकूफी होगी। वो उसे सेल्स की जॉब दे देता है। पहली बार काफी दिनों बाद शोएब को लगता है कि शायद अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट सकती है। वहीं दूसरी तरफ चंदन की माँ को भी स्कूल में खाना बनाने का काम मिल जाता है। उनका काम इतना अच्छा होता है कि प्रिंसिपल भी उनसे काफी खुश रहते हैं। रात को पूरा परिवार बैठकर हिसाब लगाता है कि पक्का मकान बनाने के लिए अभी भी और कितने पैसों की जरूरत है। तभी चंदन के पापा कहते हैं कि वो सूरत जाकर कपड़ों की मिल में काम करेंगे, वहाँ कमाई ज्यादा होगी तो घर भी जल्दी बन जाएगा। लेकिन इस बार चंदन को लगता है कि पुलिस की ज्वाइनिंग लेटर आने में अभी वक्त है, तब तक खाली बैठने से अच्छा है कि वो कोई काम कर ले ताकि माँ बाप का हाथ बढ़ सके। उस पक्के घर का सपना थोड़ा जल्दी पूरा हो जाए। आखिर नौकरी तो जब लगेगी तब लगेगी, लेकिन तब तक परिवार के लिए कुछ करना भी जरूरी है। एक दिन अचानक चंदन के पास सुधा का फोन आता है। वो पूछती है कि आखिर वो कॉलेज क्यों आना बंद कर चुका है। चंदन बात टालने के लिए बहाना बना देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर सुधा उसे अपनी बहन की शादी का
का न्योता देती है और कहती है कि कम से कम वहाँ तो जरूर आना। कुछ समय बाद चंदन शादी में पहुंचता है। दोनों काफी दिनों बाद मिलते हैं। बातों बातों में चंदन बड़े गर्व से कहता है कि अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर उसका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। और कॉलेज तो वैसे भी वो सिर्फ सुधा के लिए जाता था। सुधा उसे समझाती है कि नौकरी अपनी जगह है, लेकिन कम से कम ग्रेजुएशन तो पूरी कर लेनी चाहिए, डिग्री कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन इस बार चंदन उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता। वो थोड़ा गुस्से में कह देता है कि फिलहाल उसके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी नौकरी है, क्योंकि यही नौकरी उसे पैसा भी देगी और वो उसे इज्जत भी देगी, जिसके लिए उसका परिवार सालों से तरस रहा है। यहीं से बात सेल्फ रिस्पेक्ट तक पहुंच जाती है। चंदन कहता है कि उसे अपनी नौकरी चुननी है और अगर सुधा को अपनी बात सही लगती है तो वो अपनी राह चुन ले। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं और पहली बार उनके बीच इतनी बड़ी दूरी आ जाती है कि दोनों अलग हो जाते हैं। सुधा अपनी जगह ठीक है, लेकिन चंदन भी अपने परिवार की चिंताओं से घिरा हुआ है। काफी वक्त बीतने के बाद चंदन एक बार फिर पुलिस भर्ती ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पूरा ऑफिस लगभग खाली होता है। वॉचमैन बताता है कि सारे अधिकारी ट्रेनिंग पर गए हुए हैं। चंदन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो वेट कर लेगा। उधर दूसरी तरफ शोहेब अपने अब्बू के ऑपरेशन के लिए लोन की फॉर्मेलिटीज शुरू कर देता है। बैंक वाला कहता है कि वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर या नौकरी से जुड़े कुछ भी डॉक्यूमेंट जमा करा दे तो लोन जल्दी पास हो जाएगा और ऑपरेशन भी जल्दी हो जाएगा। इधर चंदन घंटों से ऑफिस के बाहर बैठा इंतजार कर रहा होता है। आखिरकार वॉचमैन उसके पास आता है। शायद उसे चंदन पर तरस आ जाता है, इसीलिए वो उसे सच बता देता है कि सरकार ने इस साल की पूरी कांस्टेबल भर्ती रोक दी गई है। ये सुनते ही चंदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस नौकरी के भरोसे उसने कॉलेज छोड़ा, जिस सपने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वो एक झटके में अधर में लटक गया। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी वक्त चंदन की बहन वैशाली का फोन आता है। वो रोते हुए बताती है कि उनकी माँ को स्कूल की नौकरी से भी निकाल दिया गया है। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो वाल्मीकि समाज से थी। स्कूल के बच्चों के माँ बाप ने साफ कह दिया था कि अगर वाल्मीकि महिला उनके बच्चों के लिए खाना बनाएगी तो वो अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजना बंद कर देंगे। यानी एक तरफ चंदन का सपना टूटा था और दूसरी तरफ उसके परिवार से 2 वक्त की रोटी का सहारा भी छिन गया था। घर लौटने के बाद चंदन के परिवार में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। माँ की बेइज्जती ने सबको अंदर तक तोड़ दिया था। कुछ घंटों बाद चंदन और उसकी बहन वैशाली अकेले बैठे होते हैं। चंदन खुद को कोसते हुए कहता है कि उसने जिंदगी भर मेहनत की, हर बार ऊपर तक पहुंचता, लेकिन आखिर में फिर वहीं आ गिर गया। लेकिन इस बार वैशाली उसे कहती है कि चंदन को लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन असली मेहनत तो उसके माँ बाप ने की है, उसने और उसकी माँ ने की है। वैशाली बताती है कि उसका भी मन था स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, अपने सपने पूरे करने का, लेकिन उसने सपनों से पहले घर को चुना क्योंकि उस वक्त परिवार को उसकी ज्यादा जरूरत थी। बस यही आकर पहली बार चंदन को एहसास होता है कि उसने अपने परिवार के लिए आखिर किया ही क्या है। उसे याद आता है कि शोहेब भी तो कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था उसे। उसी रात जब उसके पापा सूरत जाने के लिए अपना सामान बांध रहे होते हैं, तभी चंदन एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने पापा से कहता है कि अब सूरत वो जाएगा। सरकारी नौकरी के इंतजार में उसने इतना वक्त गवा दिया, ना नौकरी मिली, ना घर का सहारा बन पाया। अब जितना समय हाथ में है उसमें वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएगा। और पहली बार चंदन नौकरी नहीं बल्कि मजदूरी करने के लिए घर से निकल पड़ता है। हाँ, जाते जाते उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि एक बार शोहेब से मिल ले। वो उसके घर की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखता हुआ निकलता है, लेकिन शोहेब अब अपनी नई नौकरी में व्यस्त हो चुका है। कुछ समय बाद चंदन सूरत पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ की जिंदगी उसके सोचने से भी ज्यादा मुश्किल होती है। एक छोटे से कमरे में 8 लोग रहते हैं, 4 दिन की शिफ्ट वाले और 4 रात की शिफ्ट वाले। एक ही कमरे में सबकी पूरी जिंदगी सिमटी हुई थी। मील में चंदन का पहला दिन होता है। उसने जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया था, इसीलिए हर चीज उसके लिए नई और बेहद मुश्किल थी। लेकिन अब उसके पास सीखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा था। उधर दूसरी तरफ शोहेब भी अपने सीनियर के पास पहुंच जाता है। उसे बैंक में जमा कराने के लिए अपना अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए था, लेकिन उसका सीनियर सीधा लेटर देने की बजाय कहता है कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन पूरा करवा के लाओ, उसके बाद ही सारे कागज मिलेंगे। हालांकि वो यही नहीं रुकता, जाते जाते वो शोहेब को अपने बॉस के फार्म हाउस पर होने वाली मैच स्क्रीनिंग का इन्विटेशन भी देता है। कहता है कि बड़े पर्दे पर मैच देखने का मजा ही अलग होता है, इसीलिए उसे भी जरूर आना चाहिए। इधर देखते ही देखते चंदन को सूरत मिल में काम करते हुए पूरा 1 महीना बीत चुका होता है। पहली सैलरी मिलते ही वो बिना 1 रुपए अपने ऊपर खर्च किए पूरे पैसे घर भेज देता है। कुछ ही दिनों बाद वैशाली का वीडियो कॉल आता है। वो बड़ी खुशी से चंदन को वीडियो दिखाती है कि नए घर की नींव रखी जा रही होती है, और सबसे अच्छी बात, उस नींव को चंदन और वैशाली के नाम से शुरू किया जाता है। ये देखकर पहली बार चंदन के चेहरे पर सुकून आता है। उसे एहसास होता है कि भले ही खाकी वर्दी का सपना अधूरा रह गया हो, लेकिन उसकी मेहनत से कम उसके घर का सपना तो पूरा होना शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त शोहेब अपने बॉस के फार्म हाउस जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी अम्मी उसके पास हलवे का एक डिब्बा लेकर आती है। उनका कहना होता है कि किसी के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं, इसीलिए ये साथ ले जाओ। लेकिन फार्म हाउस पहुंचने के बाद वहाँ का माहौल देखकर शोहेब चुपचाप वो डिब्बा छुपा लेता है। उसे लगता है कि कहीं लोग उसका मजाक न उड़ाने लगे। शोहेब का सीनियर उसकी झिझक समझ जाता है। वो मुस्कुरा कर कहता है कि इसे छुपाने की क्या जरूरत है,
इसे यहीं रख दो, अगर इंडिया जीत गया तो जीत की खुशी में सब मिलकर यही हलवा खाएंगे। और कुछ देर बाद सच में इंडिया मैच जीत भी जाता है। जश्न शुरू होता है, सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। सीनियर प्यार से शोएब को भी अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है, लेकिन शोएब फिर से हिचकिचाता है। उसे लगता है कि वो सबके बीच फिट नहीं बैठता, ना हैसियत में ना माहौल में। लेकिन तभी मिश्रा फिर से वही पुरानी बात छेड़ देता है। शुरुआत से ही उसे शोएब से दिक्कत रही थी। वो ताना मारते हुए कहता है कि शोएब का मूड इसलिए खराब है क्योंकि उसकी टीम पाकिस्तान हार चुकी है, जबकि सच तो ये था कि शोएब सिर्फ नए माहौल में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। सबसे बुरी बात ये होती है कि इस बार उसका बॉस मिश्रा की बात पे हंस देता है। मजाक रोकने की बजाय वो भी उसी का साथ देने लगता है। बस यही शोएब का सब्र टूट जाता है। वो पहली बार सबके सामने जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर पूरा माहौल शांत हो जाता है। बॉस समेत हर कोई चुप हो जाता है। शोएब गुस्से में साफ कह देता है कि वो ये जॉब रिजाइन कर रहा है क्योंकि यहाँ वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, जितना खुद को साबित कर ले, कुछ लोग उसके लिए उसकी पहचान हमेशा उसके नाम और धर्म से ही करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। शोएब के पीछे पीछे उसका वही सीनियर फिर से आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतनी जल्दी फैसला मत लो, उसके सिर पर अभी अब्बू के इलाज का लोन भी है। लेकिन शोएब की तकलीफ अब सिर्फ नौकरी की नहीं रह गई थी। वो कहता है कि आखिर हर बार मजाक का निशाना वही क्यों बने, और इसी सवाल का जवाब उसके सीनियर के पास नहीं होता। और आखिरकार शोएब हमेशा के लिए वो नौकरी छोड़ देता है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपने माँ बाप को बता देता है। दोनों चुपचाप उसकी बात सुनते हैं। कोई उसे डांटता नहीं, कोई उससे सवाल नहीं करता। बस हारून नवाज उसके पास आते हैं, उसके कंधे पर भरोसे से भरा एक हाथ रखते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं शोएब चंदन से मिलने सीधे सूरत पहुंच जाता है। अब वो अकेले लड़ते लड़ते थक चुका था। शोएब को अचानक सामने देखकर चंदन भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन वो कोई सवाल नहीं करता। बस उसे अपने साथ छत पर ले जाता और खाना परोस देता है। लेकिन शोएब की ऐसी हालत होती है कि उसे एक निवाला भी नहीं खाया जाता। चंदन उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। शोएब हर बार की तरह बात टालने की कोशिश करता है, कहता है कि सब ठीक है, लेकिन बचपन का दोस्त उसकी आंखें पढ़ ही लेता है। चंदन बिना कुछ बोले बस शोएब को गले लगा लेता है, और इतना ही काफी नहीं होता। शोएब पहली बार खुद को रोक नहीं पाता और बेचारा फूट फूट कर रो पड़ता है चंदन की बाहों में। शायद कई सालों का दर्द उसी एक गले मिलने में बाहर निकल आता है। अगली सुबह चंदन उसे समझाता है कि वापस जाकर फिर से सब शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो यही उसके साथ काम कर सकता है। दोनों साथ में रहेंगे, साथ में कमाएंगे और अब्बू के इलाज के लिए पैसे भी जल्दी जुड़ जाएंगे। शोएब को भी ये बात सही लगती है। वो चंदन के साथ उसी मील में काम शुरू कर देता है। अब दोनों दोस्त फिर से एक साथ होते हैं। दिन भर पसीना बहाते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई देने लगती है। इसी बीच चंदन के घर से वीडियो आता है। इस बार उनका पक्का घर लगभग तैयार हो चुका होता है। उसे देखकर चंदन की आंखों में अलग ही खुशी होती है। उसे महसूस होता है कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। कुछ दिनों बाद चंदन का जन्मदिन आता है। उसी दिन सुधा भी उससे मिलने सूरत पहुंचती है। वो उस दिन की अपनी बातों के लिए माफी मांगती है। चंदन भी पुरानी बातें पीछे छोड़ देता है और काफी समय बाद दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। उधर शोएब को भी मिल में काम करते करते अच्छा खासा वक्त हो चुका था। उसने अपने अब्बू के ऑपरेशन के लिए जरूरी पैसे जोड़ लिए थे। वो घर जाकर उनका इलाज करवाता है और ऑपरेशन भी सही से हो जाता है। लेकिन जब वो वापस सूरत लौटता है तो रास्ते भर सिर्फ एक ही खबर सुनाई देती है कि देश में एक नई और खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही है। ये बीमारी थी कोरोना यानी कोविड-19। कुछ ही दिनों में हर तरफ अफरा तफरा मच जाती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है। लॉकडाउन ने सिर्फ फैक्ट्री बंद नहीं की थी, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी भी रोक दी। सूरत की गलियां जो कल तक मशीनों की आवाजों से गूंजती थी, अब पूरी तरह सुनसान थी। काम खत्म, जेब खाली, खाने का सामान भी आखिरी सांसें गिन रहा था। लोग किसी भी तरह अपने घर लौटना चाहते थे। फैक्ट्री मालिक से कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए दोनों ने घर लौटने का फैसला किया। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही पुलिस उन्हें रोक लेती है और बेरहमी से पीट देती है। सबसे ज्यादा दर्द की बात ये थी कि चंदन अपने दोस्त को बचाने जाता है, लेकिन डंडे उसके ऊपर भी उतनी ही बेरहमी से बरसते हैं। दोनों किसी तरह वापस अपने कमरे पे लौट आते हैं, मगर उन्हें अब समझ आ चुका था कि अगर यहीं बैठे रहे तो भूख से जरूर मर जाएंगे। अगली सुबह दोनों एक नया प्लान बनाते हैं। चंदन चुपचाप बाजार से एक पॉलिथीन में कुछ सामान लेकर आता है। शोएब कई बार उससे पूछता है कि आखिर उसमें क्या है, लेकिन चंदन बस मुस्कुराकर बात टाल देता है। लॉकडाउन अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हर गरीब मजदूर के सबसे बड़ा टास्क बन चुका था। घर लौटने की उम्मीद में चंदन और शोएब भी हजारों लोगों के साथ सड़कों पर निकल पड़ते हैं। काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक ट्रक मिल जाता है। अंदर जगह नहीं थी। शोएब ट्रक वाले से काफी मिन्नत करता है और दोनों ट्रक की छत पर बैठकर सफर शुरू करते हैं। रास्ते में पहली बार दोनों अपने आगे की जिंदगी की बातें करते हैं। चंदन अब समझ चुका था कि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठना ही सही नहीं था, इसीलिए उसने फैसला कर लिया था कि गाँव पहुँचते ही वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा। वहीं शोएब भी सोच चुका था कि जैसे ही अब्बू का लोन खत्म होगा वो उनकी बात मानकर दुबई निकल जाएगा।
लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सफर करते हुए उसी रात चंदन को तेज बुखार चढ़ जाता है। शोएब किसी तरह ट्रक के अंदर बाकी लोगों के साथ बिठाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद चंदन को लगातार खांसी आने लगती है। बस इतना देखना था कि ट्रक में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं। सबको लगता है कि उसे कोरोना हो चुका है और बिना कुछ सोचे समझे ड्राइवर दोनों दोस्तों को सुनसान सड़क पर उतार देता है। अब चंदन की हालत लगातार बिगड़ रही थी, उसके शरीर में चलने तक की ताकत नहीं बची थी। दोनों किसी तरह पास के गाँव पहुँचते हैं। शोएब लोगों से सिर्फ थोड़ा सा पानी मांगता है, लेकिन मदद करने के बजाय वो लोग उन पर पत्थर मारकर भगाने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग औरत आगे आती दिखती है, अपने हाथों से चंदन को पानी पिलाती है। उसके फटे हुए पैरों को देखकर चंदन को अपनी माँ की याद आ जाती है। वही फटे तलवे, वही दर्द। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने पूरी जिंदगी किन हालातों में गुजारी है। तेज बुखार अब उसके दिमाग पर चढ़ चुका था। वो बेसुध होकर अपनी माँ के बारे में बड़बड़ाने लगता है। शोएब किसी तरह डॉक्टर से फोन पे बात करता है तो डॉक्टर बताते हैं कि शायद उसे हीट स्ट्रोक हुआ है और हालत बेहद गंभीर है। लेकिन शोएब हार मानने वालों में से नहीं था। जब चंदन के कदम जवाब दे गए तो उसने अपने दोस्त को अपनी पीठ पर उठा लिया और लेकर पैदल ही चल पड़ा था। लेकिन हर कोशिश आखिर तक काम नहीं आती। कुछ दूर चलने के बाद चंदन का पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। शोएब बार बार उसे उठाने की कोशिश करता है, उससे बात करता है, उसे झंझोड़ता है, लेकिन इस बार उसका दोस्त हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। लंबा सफर, भूख, थकान और टूटा शरीर आखिरकार जवाब दे देता है। चंदन अपनी आखिरी सांस भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की बाहों में लेता है। उधर उसकी माँ अब भी घर के बाहर बैठी बेटे का इंतजार कर रही होती है और इधर शोएब कांपते हाथों से एम्बुलेंस बुलाता है। वैन में डॉक्टर जब पहचान के लिए चंदन का बैग खुलवाते हैं तो शोएब की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसमें कॉलेज के एडमिशन फॉर्म रखे थे। पहली बार चंदन ने बिना किसी डर से अपना उसमें पूरा नाम लिखा हुआ था, चंदन कुमार वाल्मीकि। इतना ही नहीं, उसने शोएब का फॉर्म भी भर रखा था ताकि दोनों साथ में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। जिस सपने की बात उसने ट्रक में की थी उस पर उसने पहले ही कदम बढ़ा दिए थे। शोएब अपने आंसू रोकते हुए सिर्फ सुधा को खबर देता है। कुछ ही देर बाद चंदन की डेड बॉडी उसके घर पहुंच जाती है। उसकी माँ को यकीन नहीं होता कि जो बेटा कमाने गया था वो कफन में लिपट कर लौटा है। तभी शोएब वो छोटा सा डब्बा उन्हें देता है जिसे चंदन ने रास्ते में छुपा कर रखा था। डिब्बा खोलते उसमें एक जोड़ी चप्पलें निकलती है, अपनी माँ के लिए। वही माँ जिसके नंगे और फटे हुए पैरों को देखकर चंदन हमेशा बेचैन हो जाता था। बस इतना देखते ही उनकी माँ टूट कर बिखर जाती है। समय गुजरता है। शोएब अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके परिवार का अधूरा घर बनवाने में मदद करता है। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा मजाक तो यार अभी बाकी था। एक दिन डाक से चंदन के नाम का कांस्टेबल का ज्वाइनिंग लेटर आता है। वही लेटर जिसका इंतजार वो सालों से कर रहा था और शायद करते करते मर चुका था। शोएब उस लेटर को लेकर हाथों में बहुत देर तक खड़ा रहता है, लेकिन उसे चंदन के परिवार को देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार शोएब अपने दोस्त के अधूरे सपने को पूरा करने का मन बना लेता है। वो दोबारा कॉलेज जाना शुरू करता है और नई शुरुआत करता है। वो अक्सर उसी पुराने अड्डे पर अकेला बैठा होता है जहाँ कभी दोनों दोस्त घंटों बातें किया करते थे। तभी एक कबूतर उसके पास आकर बैठता है। शोएब हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे उसे पहली बार महसूस हुआ हो कि उसका दोस्त तो कहीं गया ही नहीं, बस उसकी याद हमेशा बनकर उसके साथ रह गया। और इसी बेहद डीपली इमोशनल सेंटिमेंट के साथ इस कहानी का दी एंड होता है।